एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का मॉडल पेपर 2021 का सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सेट 2 का इसमें बता रही हूँ 1 से लेकर 25 नंबर तक मैंने करा दिया है। ये मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का करवा रही हूँ। माइक्रो में भी यानी समष्टि अर्थशास्त्र में भी मैंने 30 से लेकर 50 नंबर तक करा दिया है। अब 51 से 51 नंबर से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो 51 से 55 तक आपका क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का आएगा आपका एग्जाम में। 51 से 55 यानी 51, 52, 53, 54 एंड 55 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 मार्क्स। ठीक है, 2-2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है यानी 10 मार्क्स का होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेट 2 का मैं करा रही हूँ। चलो 51 नंबर क्वेश्चन पूछते क्या, देखते हैं क्या पूछा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मुद्रा के कोई दो कार्य बताइए। स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ मनी। देखो यहाँ पे 2-2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे तो काफी है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है, इसलिए मैं इतना सारा बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो लॉन्ग आंसर टाइप में आया तो आप लिख सकोगे। ठीक है, अगर आप जल्दी में हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ने का मन बनाए हैं, पढ़ने का मन से आया है तो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ उसमें बहुत सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। 2-2 मार्क्स के साथ 5-6 मार्क्स वाला भी मैं इसमें करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो देखिए मुद्रा के कोई दो कार्य इसमें पूछा है। 2 मार्क्स में आया तो 2 पॉइंट लिख देंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन 5 मार्क्स का आया तो कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट दिया है। इसमें से जो आपको ईजी लगे वो आप लिखना। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हैं कि इतना लंबा मैम क्यों बताई, इसलिए बताया मैंने लंबा, क्योंकि बहुत से हर इंसान को हर पॉइंट जो समझ में नहीं आता है, तो इसमें से जो आपको इजी लगे वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखो प्रोफेसर किनले जो थे इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, उन्होंने मुद्रा के कार्यों को, फंक्शन ऑफ मनी को 3 वर्गों में यानी 3 क्लासेस में विभाजित किया, डिवाइड किया था। पहला तो था मुख्य कार्य प्राइमरी वर्क, दूसरा गौड़ या सहायक कार्य सेकेंडरी वर्क, और तीसरा आकस्मिक कार्य यानी कंटिजेंट फंक्शंस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे पूछेगा विनिमय का माध्यम ये कौन सा कार्य है मुद्रा का, तो ये होता है प्राइमरी वर्क। ठीक है, मुख्य कार्य। तो इसलिए मैं इसको समझा रही हूँ, अगर तो आप लोग समझ लोगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर होगा। बहुत अच्छे से मैं आपको ये करवा दूंगी पूरा टॉपिक। ठीक है, तो देखो मुख्य मुद्रा का जो मुख्य कार्य होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, उसमें क्या क्या आता है, विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दूसरा है मूल्य का मापक मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये मुद्रा के प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मान लो इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, पूछ लेगा ये कौन सा फंक्शन है, तो ये प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, मुख्य कार्य, मुद्रा का मुख्य या प्राथमिक भी बोलते हैं इसको, प्राथमिक कार्य है। तो विनिमय का माध्यम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा में सामान्य यानी मनी में जनरली स्वीकृति का एक्सेप्ट का गुण होता है। ठीक है, इसके कारण लेन देन के सभी पक्ष, जो भी पक्ष होते हैं लेन देन करने वाले, इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अतः वस्तु विनिमय में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यानी कि मुद्रा जो है उसमें उसको सब कोई ले लेता है ना, किसी को भी अब आप लोग पैसा देंगे, हम लोग पैसा देकर सामान लेंगे तो वो दे देता है। क्यों? क्योंकि इसमें सामान्य स्वीकृति होती है, जनरल एक्सेप्टेंस का गुण होता है, क्वालिटी होता है, इसलिए लेन देन के लिए सभी इसके लिए तैयार होते हैं। पैसा देकर कोई भी चीज लो तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो इससे चीजों का, वस्तुओं का, गुड्स एंड कमोडिटीज जो होते हैं उनका लेन देन करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट है मूल्य का मापक मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी प्राइमरी फंक्शन है मनी का, है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है मूल्य का मापक मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा मापन की इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट का कार्य करती है। मुद्रा जो है मनी वो यूनिट ऑफ अकाउंट यानी मापन की इकाई का काम करती है। जिस तरह से दूरी को किलोमीटर में, डिस्टेंस को किलोमीटर में मापा जाता है, वजन को जो वेट होता है उसको किलोग्राम में, केजी में मापते हैं, और तापमान यानी टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा जाता है ना।
थर्मामीटर से मापते हैं ना, फीवर होता है तो कितना टेम्परेचर है। उसी तरह वस्तुओं के मूल्य को यानी प्राइस ऑफ कमोडिटीज को मुद्रा में यानी मनी में मापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार मुद्रा मूल्य के मापक का कार्य करती है। यानी इस तरह से मनी जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करती है, मूल्य मापक का। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे थर्ड पॉइंट है भावी भुगतान का माध्यम। ये भावी भुगतान का माध्यम जो है वो गौण या सहायक कार्य है, मुद्रा का सहायक कार्य है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी वर्क। ये सेकेंडरी वर्क के अंदर आता है, सेकेंडरी वर्क ऑफ या सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, गौण या सहायक कार्य है इसका। ठीक है, तो मूल्य का संचय और ये मूल्य का हस्तांतरण और ये साख का आधार, ये तीनों जो है सेकेंडरी वर्क में आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कहाँ तक बताया मैंने, सेकंड पॉइंट तक। भावी भुगतान का माध्यम और मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण यानी पॉइंट 3, 4, 5 जो है ये क्या है, सेकेंडरी वर्क ऑफ मनी है। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन है, सहायक या गौण। तो मूल्य का संचय स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे है मुद्रा का काम, चलो समझा देती हूँ। सॉरी, पहले थर्ड पॉइंट पर बता रही हूँ। भावी भुगतान का माध्यम, मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। वर्तमान समय में करंट टाइम जो है चल रहा है उसमें साख या उधार, जिसे क्रेडिट कहते हैं इंग्लिश में। क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उधार के लेन देन के लिए लेन देन का काम मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है, मनी के थ्रू ही उधार जो होता है, क्रेडिट है, उसका लेन देन किया जाता है। और उधार ली गई वस्तु, कमोडिटीज के जो प्राइस होते हैं, मूल्य होते हैं, उसका भुगतान, पेमेंट जो होता है वो भविष्य में करना पड़ता है। यानी हम लोग कभी भी किसी से कुछ उधार लेंगे तो क्या होता है, उसको हम लोग को वापस लौटाना पड़ता है, तो उसको पेमेंट जो भविष्य में करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मनी जो है, मुद्रा, वो सबसे परफेक्ट रिसोर्स है, साधन है, सबसे उपयुक्त साधन है। इसके कुछ कारण हैं क्यों ये सबसे परफेक्ट रिसोर्स है उधार लौटाने का। क्योंकि मनी जो है उसका मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन, चेंजेस नहीं आता है ना। मुद्रा का जो मूल्य होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। और दूसरा कारण ये है कि मुद्रा में टिकाऊपन होता है, यानी मनी जो है वो ड्यूरेबल होती है, कभी भी पैसा सड़ता, खराब होता, गलता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही टिकाऊपन होता है, इसमें ड्यूरेबिलिटी होता है। और तीसरा कारण यह है कि मुद्रा सर्वग्राह्य होता है, यानी कि मनी जो होता है वो किसी को भी देंगे वो आसानी से ले लेता है ना। हम लोग को भी कोई देगा तो हम लोग आसानी से ले लेंगे, उसके बदले में कोई भी कुछ सामान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो मुद्रा जो है, मनी, वो सब कोई लेने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, दूसरा चीज देके देखो, जल्दी नहीं लेगा, लेकिन मनी से कोई भी चीज हम लोग खरीद सकते हैं तुरंत, जो चीज बिकाऊ हो बस वही। अब देखो फोर्थ पॉइंट है मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये भी सेकेंडरी वर्क है मुद्रा का। तो मूल्य का जो संचय है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मुद्रा मूल्य या क्रय शक्ति के संचय के साधन का कार्य करती है। मुद्रा जो है, मनी, वो परचेजिंग पावर को स्टोर करने का रिसोर्स के रूप में वर्क करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण करना संभव हो पाता है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको भी तेज गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो आगे क्या है, मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा की सहायता से विद द हेल्प ऑफ मनी मूल्य हस्तांतरण संभव है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू संभव है, पॉसिबल है। स्थानांतरण शक्ति तथा गैर स्थानांतरणशील वस्तु, यानी कि जो वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, उन सब का क्रय विक्रय, खरीद बिक्री भी मनी के थ्रू, पैसा के सहायता से किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति के पास, एक इंसान के पास उपलब्ध अचल संपत्ति मुद्रा की सहायता से सरलता पूर्वक अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है, यानी कितना भी पैसा हो, है ना, उसको हम लोग मुद्रा की सहायता से आसानी से दूसरे को हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा की सहायता से विद द हेल्प ऑफ मनी
वस्तुओं का यानी कमोडिटीज का क्रय विक्रय, सेल एंड परचेज जो है वो एक स्थान पे करके, यानी एक जगह पे अगर इसको हम लोग खरीदे या बिक्री किए तो उस पैसा से अन्य दूसरे स्थानों पर वस्तु एवं सेवाओं का पुनः क्रय विक्रय किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो मुद्रा में, मनी में कितना पावर होता है। मान लो किसी चीज को हम लोग बेच दिए तो उससे हम लोग के हाथ में पैसा आ गया, तो हम लोग उस पैसे से कहीं भी जाके दूसरा जगह पे क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मूल्य का हस्तांतरण का कार्य करता है, वैल्यू का ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का ये काम करता है मनी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है सेकेंडरी वर्क। अब आकस्मिक कार्य होता है थर्ड वाला, कंटिंजेंट फंक्शंस होते हैं। कंटिंजेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? साख का आधार, ठीक है, तरलता और शोधन क्षमता की गारंटी, ये सब किसके अंदर आते हैं? मुद्रा के आकस्मिक कार्य है ये सब, कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो साख का आधार देखिए कैसे है, मनी। मनी बेसिक ऑफ क्रेडिट कैसे है? अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाओं के लिए इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है उसका विकास, उसका डेवलपमेंट पूरे रूप से साख की गति पर निर्भर करता है। क्रेडिट की जो गति होती है उस पर ही डिपेंड करता है, और साख प्रणाली जो होती है, क्रेडिट सिस्टम, वो किस पर निर्भर करती है? मुद्रा पे, मनी पे। क्रेडिट सिस्टम मनी पे डिपेंड करती है, साख प्रणाली मुद्रा पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, इकोनॉमी में मनी की जो क्वांटिटी होती है उसमें परिवर्तन करके, इसमें चेंजेस लाके साख की पूर्ति, सप्लाई ऑफ क्रेडिट में इंक्रीमेंट यानी वृद्धि या फिर डिक्रीमेंट, कमी की जा सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है तरलता, लिक्विडिटी। ठीक है, मुद्रा जो है एक तरल संपत्ति है, मनी इज अ लिक्विड एसेट, जिससे किसी भी समय में, स्थान में या परिस्थिति में, कंडीशन में, किसी भी देश, किसी भी कंट्री एवं व्यक्ति, कोई भी पर्सन के साथ लेन देन का कार्य किया जा सकता है, लेन देन का काम किया जा सकता है, इसलिए ये तरलता का काम करती है। ठीक है, आगे देखो क्या है, शोधन क्षमता की गारंटी, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, ये देखो ये क्या है, इस पॉइंट को समझो। मुद्रा द्वारा, मनी में एक पावर होता है, ऐसी शक्ति होती है जिससे कि ऋण को यानी लोन को मुद्रा के द्वारा, मनी के थ्रू द मनी, एक व्यक्ति या फिर एक फर्म को लोन पेमेंट, ऋण का भुगतान करने की क्षमता होती है, क्षमता प्राप्त होती है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक मात्रा में मुद्रा होगी, जितना ज्यादा पैसा होगा, मनी होगा, उस व्यक्ति या फर्म, उस पर्सन या फर्म की शोधन क्षमता यानी गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो शक्ति अधिक मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये भी कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी है, आकस्मिक कार्य है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मुद्रा द्वारा राष्ट्रीय आय के वितरण में सहायता मिलती है, यानी मनी के थ्रू नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही हेल्प मिलता है। नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को आसानी से उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच, यानी नेशनल इनकम को प्रोडक्शन के जो वेरियस रिसोर्सेज होते हैं उनके बीच में वेतन, मजदूरी, लगान व किराया, ब्याज, लाभ के रूप में मुद्रा द्वारा वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस जो होता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो होता है, एंड कैपिटल, इन सब के बीच में पेमेंट, वेजेस एंड रेंट, टैक्स, ये सब जो होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में मुद्रा के द्वारा थ्रू मनी सबको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये हो गया मुद्रा के कार्य। अब देखो 52 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए, डिफाइन कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक आप लोग हेडलाइन डाल के लिखिएगा। व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में कारोबार करती है, यानी व्यापारिक बैंक जो है वो मनी और क्रेडिट, मुद्रा और साख में अपना कारोबार करती है, बिजनेस करती है।
लोगों की बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करती है। हम लोग बैंक में जाते हैं ना पैसे जमा करने, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, लोगों की बचतों को, जो सेविंग्स होती है, बचत होती है, उनको जमा के रूप में स्वीकार करती है। कौन? कमर्शियल बैंक जो होती है, व्यापारिक बैंक, ठीक है। और उनकी जमा राशि पर ब्याज देती है। तो हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पर 3-3 महीने पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना। देखना, अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा, आप अपने बैंक अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में देखना, उसमें कुछ कुछ इंटरेस्ट आते रहता है पैसा रखने से। तो व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में कारोबार करती है, लोगों की बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करती है ना। पैसा जमा करते हैं हम लोग बैंक में, और उनकी जमा राशि पर, जो पैसा जमा रहता है उस पर ब्याज भी देती है, और मांगने पर उनकी जमा राशि वापस भी करती है। यानी जब हम लोग को काम पड़ता है तो क्या करते हैं, जो जमा पैसा है बैंक में वो निकाल लेते हैं। तो इसी तरह मांगने पर उनकी जमा राशि वापस भी करती है, और ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। लॉकर की सुविधा प्रदान करती है, लॉकर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी कीमती जेवरात, ज्वेलरीज जो होते हैं वो लॉकर में डाल देते हैं ना, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो ग्राहकों को लॉकर की सुविधा प्रदान करती है, और साख का सृजन करती है, यानी क्रेडिट को क्रिएट करती है, ठीक है। और उत्पादन अथवा उपभोग कार्य के लिए ऋण प्रदान करती है, ठीक है। उत्पादक यानी कि कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, या उपभोग कुछ हम लोग खरीदने के, जैसे कार खरीदने के लिए कार लोन मिलता है, घर खरीदने के लिए होम लोन मिलता है ना। तो ये सब काम के लिए भी लोन दिया जाता है। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक के द्वारा। क्लियर है? देखो इंग्लिश में इसी चीज को समझो। कमर्शियल बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स इन करेंसी एंड क्रेडिट। कमर्शियल बैंक जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करेंसी एंड क्रेडिट में डील करती है, ठीक है। एक्सेप्ट्स पीपल सेविंग एज अ डिपॉजिट, और लोगों की जो सेविंग्स होती है उसको डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करती है। एंड पेज इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट्स, और उनके जो डिपॉजिट होते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करती है। दे ऑल्सो रिफंड देयर डिपॉजिट ऑन डिमांड, और जब वे डिमांड करते हैं तो उनका डिपॉजिट को रिफंड भी करती है। प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी टू कस्टमर्स, और अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। क्रिएट्स क्रेडिट, क्रेडिट बनाती है, क्रेडिट का निर्माण करती है। प्रोवाइड्स लोन्स फॉर प्रोडक्ट और कंजम्पशन पर्पसेस, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट और कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन भी प्रोवाइड कराती है। क्लियर है? तो ये हो गया कमर्शियल बैंक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, बैंक दर किसे कहते हैं? व्हाट इज बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक दर क्या है, एक हेडिंग दो और उस पर लिखो, बैंक दर साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है। बैंक दर क्या है? बैंक दर साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है, या मात्रात्मक भी लिख सकते हैं। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा उधार देती है, बैंक दर कहलाता है। यानी एक ऐसा रेट, वो दर जिसपे केंद्रीय बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक, वो व्यापारिक बैंकों को यानी कमर्शियल बैंक को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा यानी मनी उधार देती है, वो बैंक दर कहलाता है, ठीक है। देखिए इंग्लिश में बैंक रेट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव मेजर होता है बैंक रेट, ठीक है। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज नोन एज बैंक रेट। मतलब वह रेट जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देती है एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी लास्ट रिसोर्ट के लेंडर के रूप में उधार देती है, उसको बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो 54 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है, ठीक है। उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। एकदम इजी है, 2 मार्क्स के लिए इतना काफी है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला होता है एमपीसी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में। एमपीसी बराबर उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन, ठीक है। इतना लिख दोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो इंग्लिश में समझो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, ठीक है। ये क्या है? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम का रेशियो है। एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा सी इक्वल्स
जहाँ पे डेल्टा सी का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन, और डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन, और एमपीसी का यहाँ पे मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इजिली मैं बता रही हूँ, ये तो हो गया नोट्स की बात। तो आय में कुछ परिवर्तन होता है, जब भी आय चाहे कम हो, यानी इनकम चाहे कम हो या बढ़े, है ना, इनकम अगर कम हो या बढ़े तो क्या होता है, उपभोग में उससे कुछ असर होता है। हाँ होता है, क्योंकि हम लोग के पास जितना पैसा होगा उतनी ना उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। तो आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, यानी इनकम में जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से कंजम्पशन में भी कुछ चेंजेस आते हैं, उसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार आया है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज इन इनकम, उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी बजट की परिभाषा दे, डिफाइन गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट क्या है, यह सरकार के आय एवं व्यय का विवरण होता है। ठीक है, यानी सरकार जो आय है, इनकम है, और उसका जो एक्सपेंडिचर है, व्यय, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, विवरण होता है। बजट एक ऐसा दस्तावेज है, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट है बजट, जिसमें सरकार के, गवर्नमेंट के वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, एक साल का जो अवधि होता है उसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। हर देश का अपना अपना होता है, भारत का है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है भारत की वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखना। ठीक है, तो बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार के वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में आय या राजस्व, दोनों एक ही मीनिंग है, आय या राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में गवर्नमेंट बजट। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट जो है वो गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिस्क्रिप्शन होता है। द बजट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच द इनकम और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 to March 31 पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो बजट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इनकम या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल to March 31 इस पीरियड में। ठीक है, गवर्नमेंट का इनकम, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।